आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए नया एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, क्या? हाँ, तो पहले का चैप्टर है। ठीक, अब देखो इसमें पहले हम लोग को जो होता है भीमराव अंबेडकर, इसके लेखक कौन है जी? भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन। आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, क्वेश्चन बैंक पुरनका 10वां वाला लेके आया होगा, आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए लड़की लड़का मतलब जाके दे दो, तो उसमें एगो आदित्य के दो, एगो आदित्य के दो जाके वहां पे सब। ए लड़का आदित्य ले लो यहां से आके, ए सोनू आके ले लो। अब देखो, तो पहले हम लोग को पढ़ना है भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय, है ना, यानी यहाँ पे लेखक परिचय बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। अच्छा बताओ भीमराव अंबेडकर थे कौन? भीमराव अंबेडकर थे कौन? भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा साहब जो थे, ये हमारे संविधान के रचयिता बोले जाते हैं। इस संविधान के मतलब रचने वाले यही हैं। ठीक है, देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था जी? ये वाला एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम याद रखना है कि ये आएगा, समझे? आप लोग क्वेश्चन में हाँ वहां पर एथी करते चलिएगा, समझे? ये एकदम VVI क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को कोई एथी नहीं करना है कि ये नहीं आएगा, समझे? छोटी देखो तो वहां पे भूख भूख मार रहा है। अब देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए, देखो इनका जन्म कब हुआ था जी? 1991 में, है ना। यहाँ पे कौन सा तिथि था, तारीख कौन सा था? 14 अप्रैल। अभी भी हम लोग 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाते हैं ना। उसी दिन हम लोगों में होता है क्या, सतुवानी करके वो आता है, त्योहार बोल सकते हैं, पूजा पाठ करने वाला एक आता है दिन, है ना। तो इन्हीं के दिन पर वो सतुवानी भी होता है, समझे? अब देखिए इसमें इनका जन्म जो हुआ था कौन से गांव में हुआ था जी? महू, है ना। आपसे पूछ दिया जाएगा, बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गांव में? तो महू गांव में। कहाँ पे है महू जी? मध्य प्रदेश में है, समझे? मध्य प्रदेश में एकदम दलित परिवार में बेचारे में हुए थे, है ना। कहाँ हुआ था जी? दलित परिवार में। और उस समय जिस समय इनका जन्म हुआ था, उस समय दलित परिवार में जन्म लेना था कि आपको एक अभिशाप है ना। आपको वहां पे दलित मतलब नीचा कैटेगरी, समझी? जैसे में आते हैं उसमें चमार आते हैं, मुसहर आते हैं, फिर पसवान जी आते हैं, समझे? बहुत सारा डोम, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, ठीक ना। और ये जो था पहले, देखो ये सब क्यों था, क्यों वो घड़ी मतलब ऐसा था, क्योंकि इससे पहले ना भीमराव अंबेडकर जब संविधान के लिए जब ये नहीं पढ़े हुए थे, और ये जब यहाँ बोल सकते हैं कि ये जब नहीं पढ़े हुए थे या ये संविधान का रचना नहीं हो चुका था, तो उस समय ये था ना कि आप चलिएगा रास्ता पे, तब पीछे आपके झाड़ू बांध दिया जाएगा, समझें? झाड़ू बांध के आपको ये जाइएगा ना, तो वहां पे आपको पीछे से बहराते चलना चाहिए। और थूक फेंकने के लिए रहता है ना था ना, तो आगे आगे एगो मटका चाहे घैला एगो लटका लीजिए गला में बांध के, समझें? और फिर चलते रहिए। ठीक, चलिए अभी देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित क्या जी जनों में से एक थे। यानी देखो उस समय इनका तक कोई पढ़ ले था नहीं, समझें? इनका तक कोई नहीं पढ़ल था, यहां तक कि जो अच्छे अच्छे अफसर थे वो भी नहीं पढ़े हुए थे। यानी वे बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान भी थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए थे। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या हुआ? यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो है किसके प्रोत्साहन से अमेरिका पढ़ने गए थे? तो यहाँ पर क्या है जी? बड़ौदा नरेश। यही आप लोग को याद रखना है, VVI क्वेश्चन। हाँ, अमेरिका गए थे। पहली बार कहाँ गए थे जी? अमेरिका। अमेरिका के बाद फिर कहाँ गए थे? इंग्लैंड, हाँ लंदन, है ना, इंग्लैंड में। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाडम में
अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक क्या है स्थापनाएं प्रस्तुत की। ठीक, अब देखो ये जो थे ना कि जितना भी महाभारत पुराण जो भी था सब पहले तो संस्कृत में था। ठीक, तो पहले उसको ट्रांसलेट किए, ट्रांसलेट करके उसको पहले हिंदी में पूरा करके ये पूरा पढ़ लिए बढ़िया से। कहा जाता है कि किसी को अगर हराना है तो पहले उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा, समझें। आप मान लीजिए किसी से लड़ाई करने चल दिए, तो उसके बारे में पहले जानिएगा तब ना उसको हरा पाइएगा कि कैसा वो दाव खेलता है कैसा नहीं खेलता है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप जो सामने वाला खिलाड़ी है या सामने वाला टीम है उसका आप कमजोरी जान ही नहीं रहे हैं तो कैसे हरा पाइएगा उसको, समझे। तो पहले पढ़े बढ़िया से, समझे ना। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविध वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। यानी क्या कहाँ है ये ना। अच्छा, वाडम में अनुवाद देखो जितना भी था ना, यहाँ पे जितना भी पौराणिक वेद था सब था ना, वो सबको वो अनुवाद करने के लिए बताए हैं, समझा। ये वाडम में जो है बोले कि ये वो अनुवाद किए, जितना भी था मिथ्या जो भी था वो सबको पहले अनुवाद किए करके वहां पे वो पढ़ लिए। अब पढ़ के उसके बाद वो एक ऐतिहासिक जानकार और सामाजिक जानकार बने। ठीक है, और देखो उनको कोची कोची के जानकारी था, देख रहे हो, विविधता यानी सब चीज के। तुम इतिहास में आ जाओ, धर्म में आ जाओ, अर्थशास्त्र में आ जाओ, कानून में आ जाओ, हर एक चीज में उनको अच्छा से जानकारी था। ये नहीं कि बस खाली ऐसे ही आते थे थोड़ा सा जान के और उसके बाद अपना काम करते थे। ठीक, अब देखो फिर क्या है ना कि स्वदेश में कुछ समय यानी क्या किया जी, वो वकालत भी की, समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखो मतलब ये क्या बोले कि जैसे ही वहां से विदेश से आए अपन देश में आते हैं तो क्या करते हैं जी, ये वकालत वकीली करते हैं, समझे ना, वकीली करते हैं। उसके बाद जो है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय मतलब क्या कि वो अपने आप को समाज के लिए और स्त्रियों के जो भी था राजनीतिक में अपने आप को एक्टिव रखे। आप लोग जानते हैं एक्टिव है, अपने आप को उसमें मिलाकर रखे और स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए और जो भी अछूत का मतलब क्या कि जैसे पहले जो था कि मान लो कोई ब्राह्मण इधर से जा रहा है, ठीक, अब वो आदमी ऐसे करके टाक भी दिया ना उसके ऊपर तो ब्राह्मण कहता कि हम उससे अपवित्र हो गए हैं, इसके आंख फोड़ दो, समझा, ऐसे होता था। हाँ, नीचे का आदमी मान लो कि हम ब्राह्मण हैं इधर से जा रहे हैं, ठीक, तुम अछूत हो, नीचे का हो, तो हमारे ऊपर ताक दिया, तो हम बोलेंगे वो लड़का हमारे ऊपर ताक दिया है, मेरा पूरा शरीर जो है अपवित्र हो चुका है, पहले उसका आंख फोड़ो, उसके बाद हम स्नान करेंगे दूध से, है ना, ऐसा होता था। हाँ, फोड़ देता था। एगो ऐसे ही तुम देखोगे, एगो कहानी है, पिछले वाला कहानी ही है। एगो लड़का जो है ब्राह्मण समझा रहा था, मंत्र का उच्चारण करते करते एगो लड़का जो है ना वो मंत्र का उच्चारण कर दिया, वही वाला मंत्र, उस पर तो दिमाग तेज होता है कुछ कुछ का, है ना, पकड़ लिया मंत्र, पकड़ उच्चारण कर दिया। जैसे उच्चारण कर दिया ना, सुन गया ब्राह्मण, कहा कि सुन इधर, उस लड़का को देखो मंत्र का उच्चारण कर दिया है, ये गांव पे पूरा अब अकाल पड़ जाएगा, वहां पे होगा अकाल पड़ जाएगा, ये एकदम पूरा एकदम भ्रांति फैला दिया। और फैला कर क्या किया ना कि अब उसको बेचारा कि वो लेकवा के ज्यादा साल का लेकर नहीं था, होगा 5-10 साल का लेकर होगा, उसका जिह्वा काट दिया, समझा, ये था। तो उन सब को यानी उन सब के अधिकारों के लिए यानी मानवता के लिए भीमराव अम्बेडकर जो हैं लड़े। ठीक है, देखो कभी भी तुम मानवता के लिए लड़ोगे तो ये नहीं कि तुम एगो पिस्तौल निकालो और मार दो ठाए ठाए,
ये मानवता के लिए लड़ाई नहीं है। मानवता की लड़ाई हमेशा कलम से होती है, समझें। अब यहाँ पर देखिए, उनके चिंतन व रचनात्मक क्या है, रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, है ना। यहाँ पे ये भी याद रखना कि इनके चिंतन और रचनात्मक के थे कितने व्यक्ति थे जी? 3। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझें। कौन कौन थे जी इनके प्रेरक? यानी ये किसको, हाँ, किसको मानते थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बताओ हमारे इधर में सबसे पहले कौन महिला शिक्षिका थी? ज्योतिबा फूले थी हैं, मेल हैं, समझें। हाँ, सावित्री बाई फूले, है ना। ये किनकी पत्नी थी? ज्योतिबा फूले के पत्नी थी, है ना। इस समय कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कितना, देखो कितना जो होता है ना, नाम है ज्योतिबा फूले, कितना कहता है कि ज्योतिबा यानी ज्योति मतलब स्त्री, है ना। अब यहाँ पे वो ले लेता है भाव। हाँ, भारत के संविधान निर्माता में उनकी क्या है जी, महती यानी बहुत ज्यादा भूमिका था। एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी मतलब कहते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर क्या है जी बेचारे, ठीक, देखो यहाँ पर देखो, दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया, है ना। याद रखना है, निधन से पहले कौन से धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म, है ना। इनसे पूछा था लोग, मीडिया आके, ठीक, मीडिया ऊपर काशला था, कहा कि आप बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं, क्यों अपना धर्म चेंज कर रहे हैं? तो वो बोले कि जाके पूछना अपने बाप दादाओं से कि हम क्यों अपना रहे हैं, समझा। जो तुम लोग इतना साल हम पे अथी कर रहे हो, न तुम्हारे में हमें समानता का अधिकार है न कुछ का अधिकार है। जब हम रोड पर चलते हैं तो पीछे से बहारते चलते हैं, थूकते हैं तो आगे लटका के चलते हैं, है ना, समझे। घैला लटका लिए और फिर चलते हैं, ठीक है। क्या घैलवा का अपन जाए घर में फिर रखा, फिर का लेके जा, हाँ, बाहर ले निकला और लटका ला, ठीक है, शांति। अब देखो इधर, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। देखो बाबा साहब जब थे ना, तब इनसे लोग, तुम देखा होगा इनको, एगो सिनेमा देखा होगा भीमराव अम्बेडकर, तो उसमें दिखाया गया है कि बाबा साहब जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ पर ऐसे लोग करता था, जाता था डायरी देवे तो उनको ऐसे लो ऐसे करके, समझा ना। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे, क्योंकि नीची जाति के आते थे। और यही नहीं, आज तो हम लोग यहाँ पे ना अब समानता के अधिकार दिखाते हैं, अभी भी तुमको समानता का अधिकार नहीं है, समझें। अभी हमारे देश में वो कानून आया था, उस कानून का नाम न लेंगे, नथी बोलेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उसमें देख लो। हाँ, बाकी आप समझते हैं, बड़े समझते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए, तो बाबा साहब ने क्या किए जी, बहुत सारे पुस्तक लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं, भाषण, है ना। देखो, द कास्ट इन इंडिया, देयर क्या है यहाँ पे, मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचैटल्स, यही है ना, हु आर दे, हु आर द शूद्रास, क्या है, बुद्धिज्म एंड क्या है, कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है जी, थॉट्स ऑफ ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना, क्या है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि, ये सब इनके भाषण हैं,
समझें, ये याद रखना है। यहाँ से पूछ देता है कि इनमें से कौन भाषण है या ये किनका भाषण लिखा हुआ है। हाँ, कोई पूरा में से कोई एगो दूगो डाल देगा, पूछ देता है, तो ये सब याद रहना चाहिए। हिंदी में उनका संपूर्ण वाडम में भारत संस्कार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाडम में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक, यह सब जो है ना, इसके कितने हैं जी, कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? संपूर्ण वाडम में कितने में जी? 21। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यही सब मेन टॉपिक है जो आप लोगों से पूछता है वहां पे क्वेश्चन में, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण किसे लिया गया जी? क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ये तो एकदम बहुत बार पूछा हुआ है, ये 2-3 बार पूछा है। ठीक, पूछता है कि ये जो लिया गया है श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है लिया गया है, किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ बताना है क्या जी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। इसका बताओ ये किसमें था? ये भाषण जो है किसमें था? इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश में। इसको हिंदी में रूपांतरण करने वाला कौन है? ललई सिंह यादव। ठीक है, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। प्रस्तुत इस क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने से के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। समझा ना? ये वाला जो है देखो यहाँ बड़ा, कब दिया गया था भाषण जी? 1936 में भाषण दिया गया था। लेकिन यह जो है क्रांतिकारी, देखो उस समय कौन सा लड़ाई चल रहा था? देश का लड़ाई चल रहा था, देश की आज़ादी का लड़ाई चल रहा था। लेकिन उसके समय ये भाषण दिया गया, लेकिन इस भाषण को उतना महत्व नहीं दिया गया। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगमी अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, ग्रीक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषाक्त पूर्वक, एक जाति प्रथा जो है वो क्या है जी? एकदम विषाक्त है। विषाक्त मतलब क्या? एक जहरीला चीज है ये, समझा? जो कि हम लोगों को एक दूसरे में बांटता है और कुछ लोगों को यहाँ पर इसके रूप में इसके द्वारा शोषित भी किया जाता है, शोषण भी किया जाता है ना। रूढ़ पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उनका क्या है? अवस्था अस्थिकर प्राकृतिक पर भी यहाँ एक संप्रभात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह है आलेख अत्यंत क्या है जी? शिक्षाप्रद है ना। यानी यह जो है भावी लोकतंत्र में इसका बहुत अब महत्व ज्यादा है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे क्या हो गया जी? ये आपका लेखक परिचय था। तो लेखक परिचय में जो हम बताए हैं उसको आप लोग थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा अपने कॉपी में या किताब में, लाइन लगा दीजिएगा उसको या उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, समझें। इससे आपको क्या होगा कि आप पढ़िएगा जब अपने से तो आप लोगों को बढ़िया लगेगा और वहां पर समझ में आएगा। पढ़ने में समझ में कब आता है? जब आपको वो चीज आते रहता है ना। आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे मन लगेगा, है ना। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक, पहले देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखो मूलतः हम ये बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जाति प्रथा में ये बताया गया है कि कैसे ये जाति प्रथा जो है एक विडंबना बन जाती है ना। कैसे जो है विडंबना बनकर एक कार्य को
कार्य जो है, कोई भी कार्य है वो कोई भी कर सकता है, लेकिन जाति प्रथा ने उसको कैसे उसको बांध कर रख दिया है। जैसे हम मान लो यादव हैं, है ना, तो मेरा क्या है, हम जो है अगर पढ़ लिख गए तो हमको ये भी होना चाहिए कि हम वेद पुराण पढ़ सके, हम ब्याह हुआ सब करा सके, है ना। पहले जब शुरुआती में जब ये बना था तो ये आधार पे, काम के आधार बना था कि जौन ज्यादा पढ़ेगा वो पंडित कहलाएगा, जौन लड़ेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो सबका सेवा करेगा, जो सबसे निकम्मा रहेगा, काम करेगा, वो कहलाएगा क्षुद्र कहलाएगा। इसको पर अब ये नहीं था कि मतलब क्षुद्र के जो काम कर रहा है नीचे कथी में किसी का सेवा कर रहा है और उसका बेटा पढ़ गया तो भी एक पंडित का पद ले सकता है। एक पद है, ये कोई जाति नहीं था शुरुआत में, लेकिन आज जो है वही पद, वही गरिमा आज जो है कि जाति बन चुका है, समझे। अब मान लो कि हम हैं, हम मान लो कि हम पढ़ लिख के अच्छा से बन गए, तो क्या हम ये सोचेंगे कि तू थी तोर बेटवा हमर ले गए थी औधा लेगा कि हमरे बेटा का अपन देंगे औधा। हम एक कोचिंग का मालिक मान लो कि हम हैं, तो यहाँ पे हम किसको बैठाएंगे, तुम्हारे बेटा बेटे को तो नहीं बैठाएंगे, भले हमारे बेटा कतनो नालायक रहेगा, लेकिन उसी को उठा के हम यहाँ पर कहें कि तुम ही मालिक यहाँ पर रहो। यही बात यहाँ पे चलते चलते एक विख्यात जाति का एक रूप ले लिया, समझा। चलो सुनते हैं। यह विडंबना है कि विडंबना की बात है ना, कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। पोषकों मतलब मानने वाले की आज कमी नहीं है, समझें। आज जातिवाद मानने वाले तुमको 100 में से 90 मिल जाएंगे, भले वो यहाँ पे आके भाषण देंगे, या हम भी बोल रहे हैं, भले हम यहाँ के आगे भाषण देते हैं, लेकिन हमको कोई मुसहरी खाने के लिए कह दे, मांझी सिंह जाए कह दे, तो हम नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भरा हुआ है, भी पूरी तरह से वो निकल नहीं पाया है। तो आज भी यहाँ पे तुम ही को कहा दिया जाएगा कि जाओ उसके यहाँ खा के आओ, फलानवा जात के ही न जबे, होता है ना, समझा क्या। पीता है, वो पी लेगा, लेकिन वहां जाएगा नहीं। क्या बताओ, पहले जो है खेती बाड़ी जो करता था, निचले कैटेगरी वाला करता था, लोग उसको खिलाता था, दान दक्षिणा लेने के लिए सब हो, उसे काम करवाने के लिए हम सब हैं, उसे अपना पैर दबवाने के लिए हैं, उस समय छूत नहीं लगता है। लेकिन जब कोई बात आ जाता है उसके लाभ में, तब वहां पे हम लोग को छूत धरता है, समझा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोषकों की कोई कमी नहीं है, इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। अब देखना, लोग तर्क देते हैं, समझें, जाति प्रथा पर लोग तर्क देते हैं कि इस आधार पे ये ऐसा होगा, समझें। ठीक, अब देखो, समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का पूरा, देखो इस जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है ना। जातीय प्रथा ना दूसरा रूप है जी, यहाँ पे बोल सकते हैं। अब मान लो कि कोई लोहार का बेटा है, तो लोहार का बेटा क्या करेगा जी, लोहा पीटेगा, है ना। कोई साहु जी का बेटा वो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, है ना, समझे। कोई ब्राह्मण का बेटा वो क्या करेगा, पोथी पत्रा उठा लेगा, दूध बेचेगा, समझे। तो कोई लेकिन देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो समाज है उसी पे वो कार्य करेगा। मेरा मन है ये श्रम विभाजन जो होता है, ये श्रम विभाजन भले ही जाति पर आधारित हो गया है, या जाति प्रथा को ही हम लोग बोल सकते हैं कि श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जिसको मन करे वो करेगा, स्वतंत्र था, अपने में रहता।
हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, वही ना हम बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई यहाँ पर निश्चित नहीं होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये समाज के ये करेंगे तो यही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि नहीं है। इसे तर्क के संबंध में पहली बात तो यह अब क्या जी आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है ना, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। देखो ये मान हम लोग बिना अगर ये नहीं रहेगा तो ये समाज अच्छा से नहीं चल पाएगा, समझे। कुछ होना चाहिए, कुछ पढ़ल हो, कुछ कम पढ़ल हो, कुछ आउ कम पढ़ल हो, कुछ मजदूरी करे, कुछ अथी करे, सब व्यवस्था सही है, सही चलेगा। इसे श्रम विभाजन एकदम जरूरी है, लेकिन श्रम विभाजन को उसके अगले पीढ़ी पर यानी जो मतलब बाप काम कर रहा है वही बेटा काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। भारत की जाति प्रथा ही एक और विशेषता है। भारत की जो जाति प्रथा की है उसका एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा मतलब नहीं पाया जाता है। भारत का जाति प्रथा जो है ना सबसे अलग है, यानी भारत का जो श्रम विभाजन है वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन जो है वो जाति बन चुका है, समझे। यहाँ का जो श्रम विभाजन है वो किस पे आधारित हो गया है जी? जातियों पर आधारित हो चुका है, समझे। इसलिए और यहाँ पे हम लोग उस श्रम विभाजन के अनुसार जाति प्रथा बना दें, अजाति प्रथा बना दिए, अब उसके बाद क्या कर दिए, ऊंच नीच के भाव ला दिए यहाँ पे, तो मुसहर तरह नहीं जाएंगे, ठीक, समझा। तो ऐसा यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है जी, ऊंच नीच का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना। अब मान लो कि तेरा पढ़े का मन नहीं है, हम पढ़ाएं, पढ़ेगा, तुमको पढ़ने का मन रहेगा तब ना पढ़ेगा, है ना। तो तुम्हारे रुचि के ऊपर है। हाँ, कुछ कामें जो है वो किया जाता है, जबरदस्ती किया जाता है, जैसे तुमको पढ़ाने वाला काम है, पढ़ाई लिखाई वाला काम जो है वो बच्चों के मन के विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि वो उसमें पहले समझे परखे, क्योंकि बच्चा का दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, समझे ना। पहले उसको सिखाया जाता है, बढ़िया से उसको दिखाया जाता है, अब उसके बाद जो होता है वो बेचारा कुछ देखते देखते फिर सीख जाता है, फिर उसको मन लगने लगता है ना। लेकिन जो है यहाँ पे जाति प्रथा जो है ना ये क्या कर दिया, एक जाल की तरह एकदम जकड़ लिया है, समझे। ये आप ये काम कीजिएगा तो यही काम कीजिएगा, आप वेद पुराण नहीं उठा के पढ़ लीजिएगा। दिमाग में क्या है कि मतलब ब्राह्मण अथिया पढ़ सकता है, मंत्र हम नहीं पढ़ सकते, नहीं, हाँ वही भर दिया गया है, ऐसा कोई इतने की नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग के भर दिया गया है, समझे। आज हमारे समाज में इतनी कुरीतियां हैं, क्या कहें, समझा, समझ छोटी। कुरीतियां बोल रहे हैं, मतलब होता है ना, उसका मतलब है कि इतने पाखंड है यहाँ पे कि उसका अब कोई यहाँ पर लगभग निदान है ही नहीं, अभी बहुत ज्यादा है क्या। और बेच सकते हैं, लेकिन विडंबनाएं तो यहाँ बहुत अभी हैं, पाखंड तो बहुत अभी है। उत्तर प्रदेश वाला घटना नहीं जानती है कि एक यादव समाज के आदमी जो है कथावाचक था, उसका चोटी कबाड़ दिया गया, चोटी काट दिया गया। अब बाकी समझ ही रहे, जान ही रहे काका वहां पे हुआ है ना, ठीक। तो ये बात बहुत सारा अभी भी है। अभी ना ये काम करना, अगर यही बात है ना, तुम जाके थोड़ा सा ऊपर कैटेगरी वाला आदमी
के साथ रह के और उसके थोड़ा सा उसके मुंह में कुछ बोल के देखना तो एक्शन ले लेगा। सबसे बड़ा तो मुहुआ पर बोलना, समझिए, मुहुआ में नहीं बोलना है, मुहुआ पर बोलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक के समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा कार्य का चुनाव स्वयं करे। यहाँ पे यही बोलते हैं कि देखो, उसको श्रम विभाजन तो एक सही है भाई, सही प्रक्रिया है, लेकिन उसको हम लोग को जाति प्रथा में पकड़ के नहीं रखना है, उसको छोड़ देना, स्वतंत्र है। अगर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उसको ये काम नहीं करना, कुछ भी काम वो कर सकता है, तो अपना वो कुछ भी करेगा, उसके रुचि के आधार पर रहा। मंत्र पढ़ना चाहता तो मंत्र पढ़ो, काम करना चाहता तो काम करो, लोहा पीटना चाहता तो लोहा पीटो, दूध बेचना चाहता तो दूध बेचो, ठीक, कुछ भी करना है करो। तुमको वो व्यक्ति के रुचि पर क्या होना चाहिए जी, निर्भर करना चाहिए, इस रुचि पर। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर लिया जाता है ना। एक बच्चा जो होता है जब गर्भ में ही रहता है, उस समय ही उसका जाति क्या कर दिया जाता है जी, फिक्स कर दिया जाता है ना, जो कि बच्चा जानता भी नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, समझा। एक बच्चे के हाथ में है कभी कि हम उस जाति में जन्म ले जो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं है। अब वो किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। पीके में वो बात यहाँ पे कहा गया था कि तुम किस धर्म से हो, है ना, किस जाति से हो। तो गया था लड़का हॉस्पिटल में, टॉर्च बार के देख रहा था कि ये जाति का ठप्पा किधर लगल है ना, ये धर्म का ठप्पा किधर लगा हुआ है। वो ये सिखलाना चाह रहा था कि हम लोगों को जाति यानी जन्म से ही किसी के आधार पे बांटा नहीं गया है। यहाँ पे लोग कुछ जो हैं वो हमको यहाँ पे बांट कर अलग अलग कर दिए हैं। नहीं तो एगो मनुष्य जो होता है वो एक मनुष्य ही रहता है, समझा। वो ये नहीं है कि कोई जाति का हो जाता है, उसके अंदर से खून काट के देखो तो वही निकलता है लाल, हड्डी का बनावट देखो तो वही है, आंख के बनावट देखो तो वही है, नाक के बनावट देखो तो वही है, और मुंह में दांत भी देखो तो 32 गो है, सब है। फेस तो चेंज है भाई। क्या ऊपर क्या बताओ पहले, जो ब्राह्मण है क्या वो उसमें, जो ब्राह्मण है क्या उसमें सभी का फेस एक के रहता है? तब तो उसमें भी जाति होना चाहिए, अलग अलग चिन्हाएगा, समझा। तो जाति प्रथा भी क्या है जी, बहुत विडंबना है कि जो बच्चा जन्म भी नहीं लेता है उसका भी जाति हम निर्धारित करते हैं कि वो फलाना जाति के है ना। अब आगे देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए ऐसे पेशे में बांध देती है, समझा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, समझा। देखो बहुत लोग जो है, मान लो कि हमको काम दूध वाला आता ही नहीं है, हमको पढ़ाने वाला काम आ रहा है, हमको कोई कह दे कि तुम जाकर दूध बेचो, हमसे काम होगा? क्योंकि ऐसा सुने इधर, क्योंकि मेरी जाति क्या है, ग्वाला वाला है ना। हमको क्या करना चाहिए, दूध बेचना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मन पढ़ाने में लगता है। क्या ऊपर वाला सब, अब पहले थोड़ी नौकरी ज्यादा था, जितना भी राज दरबार में जो रहते थे बड़े बड़े महंत, तो क्षत्रिय और क्या रहते थे जी, ब्राह्मण, समझे। और ओकरा में जितना भी संतरी मंत्री जितना सिपाही भी रहता था ना, वो सब कौन था, सब क्षत्रिय।
ये कहा जाता है। राजपूत। हाँ, झाड़ू पोछा में हम लोग आते थे, जितना ओबीसी में आता है ना लोग ना, सब ये खत्म भी है हम लोग अम्बेडकरी साहब। हाँ, सबको ये संविधान के रूप से आरक्षण भी दिए और खत्म भी किए। अब वो पता नहीं, SC ST उन लोग का तो आओ बदतर हालत था। हम लोग ओबीसी का कुछ जो है, खास करके यादवों का वर्चस्व कब से चला? जब से हमारे प्रिय लालू जी आए, है ना। उसके पहले तुम देख लो, हम लोग के यहाँ तो ये भी होता था ना कि मान लो कि सोनमा का ब्याह हो रहा है, मान लो कि सोनमा का ब्याह हो रहा है, अब पहले दुल्हा कुछ भी जाता था पहले दुल्हा घोड़ी पर बैठ के, हाँ घोड़ी, चाहे घोड़ी पर बैठ के जाता था, समझा। लेकिन जो है, सुनो पहले, लेकिन जो है जैसे ही जाता था, मान लो कि यहाँ से कोई जा रहा है, जैसे ही जा रहा है, जैसे ही तुमको ऊंचा कास्ट वाला के गांव दिख गया ना, तो कुछ दूरे से बैंड बाजा सब बंद कर दो, नीचे उतर जाओ, जूता हाथ में लेके माथा पर रख लो और फिर चल जाओ। ऐसा होता है, हाँ जी। अगर नहीं रखते हैं तो मार उड़ के अच्छा कर देगा वो जेल, और फिर तरह पर जुर्माना भी लग जाएगा कि नीचे कास्ट को होके ऊंचे कास्ट वाले के यहां से ये साज बाज के साथ और घोड़ी बैठ के जा रहा था, तुम्हारा इतना हिम्मत, दुष्ट आदमी, ठीक। और सबसे महा खराब जो पहले में था वो और खराब था। क्या था कि बहुत सारे लोग शादी जब करते थे तो उसके कन्या जो है ना, उसके घर पे ना उतर के बड़े जाति वाला के यहाँ उतरती थी और 1-2 दिन रहकर वहां से आती थी उसे घर पे। ऐसा भी यहाँ पे हमारे समाज में, हाँ, उसको बोला जाता था शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया कहा जाता था। ब्राह्मण के यहाँ रह के वो आती थी कन्या, समझा, ऐसा होता था, ठीक। ये भी वहां पे हमारे थी में बना हुआ था। क्या? हाँ, ना, हाँ, मान लो कि तू मर गया तो तुर औरत के वहां में पहले जात थी, सती प्रथा के आधार पर लोग उसको जला दिया जाता था। क्यों जलाता था? क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बार जिससे अगर ब्याह का रिश्ता बन गया, शादी का रिश्ता बन गया जिससे, वो 7 जन्मों तक चलता था। अब एक बार मान लो कि तू मर गया तब क्या सत्य रहेगी? अब ना हो रहा है। अब उसको देखो क्या था, वो था क्या? एक पाखंड था, एक अंधविश्वास था, और वही अंधविश्वास को आज खत्म किया गया है। सर, बलो बच्चों को मार दिया जाता था। क्या? ना, बलो बच्चों के ना, अपन रखता था, कोई रख लिया, कोई गोद ले लिया, चाचा चाची दादा दादी है वो रख लिया। पहले तो देख लो, पहले क्या होता था? बाल विवाह। बाल विवाह में क्या होता था? लड़का जो है, लड़की जो है 12 साल के, 13 साल के, और लड़का 40 साल 45 साल, समझा। लड़की जैसे ही जवान होती थी, लड़कवा टाइम फिस, है ना, मर गया बेचारा। अब वो मर गया, अभी लड़की जवान थी बेचारी, कोई भी हो, अब उसको मार देता था, जिंदे जला देता था, समझे। तो इसका विरोध भी बहुत लोग किए, है ना, जिसमें सबसे फेमस अभी आता है किनका नाम जी? राजा राम मोहन राय। तुम लोग पढ़ी है भगजोगनी? पढ़ी ना भगजोगनी? हाँ, शिव पूजन साहब वही वाला भगजोगनी पढ़ी ना है। कितना साल की बेचारी थी वो? 12 साल की थी, 12 या 13 साल की होगी। कितना साल के लड़का से ब्याह हुआ था? हाँ, तो वही ना लोग करता था।
जैसे में तुम देखो, हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वीरांगना थी, लेकिन उसका विवाह किससे हुआ? गंगाधर से हुआ था। यहाँ के था भी, झांसी के राजा था। कितना साल का वो था? वो समझो कि 40-45 साल का था वो लड़का, वो राजा। आई इसका कितना उम्र था? मान लेगी 15 साल या 16 साल, लगभग कम ही था, आओ कम ही था, समझा? उससे शादी हुआ था। ठीक, तो सोचो पहले ऐसे हुआ करता था, और उसको यहाँ पे भीमराव अंबेडकर संविधान में एक अधिकार दिए, और अधिकार देके वो आज उसको खत्म करने का काम किए हैं। जो 16 साल का लड़का था उसको मैंने बुढ़ा राधा में टाइम देता था। नहीं, मान लो 16 साल का जो लड़का है ना, उसका ब्याह हो जाता था, समझा? बहुत देखो रेयर केस में जो था ना, ऐसे जो है, मान लो ए लड़का, मान लो कि कोई आदमी है, उसका पत्नी मर गई, क्योंकि देखो बच्चे में होता था ब्याह, है ना? अब बच्चे में ब्याह हुआ तो पहला जो है कि वहां पे जाएगी, तो अब वो जो है जब बच्चे को जन्म देती थी, 15 साल में 16 साल में बच्चे को जन्म देती थी, और बच्चे को जन्म देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं रहती थी, क्योंकि सुनो ए लड़की, क्योंकि एक डेवलपमेंट एज जो है वो 12 से लेकर 18 तक है, उसी में जनन अंग जो होता है वो विकसित हो जाता है पूरा तरह से 18 के बाद, एकदम 18 तक। अब उसके बाद अगर जनन की प्रक्रिया करे तो सुरक्षित मतलब हो जाता है, लेकिन उससे कम में रहेगा तो दिक्कत होता है, समझें? अब बच्चे को जन्म देने में ही मर गए। तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे घटनाएं था, बहुत सारा अंधविश्वास था, समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो देखो हम लोग जाति प्रथा पे थे, कहाँ से कहाँ लेकर भगवा दिया हम लोग को। देखो आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास, और कभी कभी लड़की अब इधर देखो, अब हो गई बात, इधर देखा, ठीक, निरंतर और कभी कभी अस्मात परिवर्तन हो जाता था, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं था, समझा? पहले जो था, तुम जो कैटेगरी में हो वही काम करो, अपना पेशा तुम नहीं बदल सकते हो। अगर कोई जो दास जी जो हैं, दास जी यानी उसको चमार बोलते हैं, वो चमड़ा निकालने का काम करते हैं, तो चमड़ा निकालने का ही काम करेंगे, चाहे उसको एक प्रतिदिन एगो गौ मरा हुआ मिले अथवा न मिले, क्यों न तुम भूखे मर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं समाज को, समझा? लेकिन वही वो काम करेगा। तुम जानती होगी वो केरल की घटना सुनी होगी, उस समय का केरल घटना था ना, कि पहला जो नीचे कैटेगरी के जो लड़की रहती थी या महिलाएं रहती थी, वो कभी भी अपना स्तन को नहीं ढांकती थी। मारेंगे झापर, समझा? वो लोग का अधिकार नहीं था, लेकिन जो मतलब स्तन ढांकती थी ना, उसको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स लगता था। उसी बीच में एगो महिला थी, वो आप कहे कि नहीं हमारा सम्मान हम अपना बचा के रखेंगे, वो स्तन अपना बांधी, और उसके बाद जो है ना, जैसे ही बाजार में निकली उसको लोग परेशान कर दिया, इतना प्रताड़ित किया ना कि वो आती है और आकर अपना स्तन काट के बड़े लोग के अथी में रख देती है, और वहीं पे वो मर जाती है, फिर वहाँ से विद्रोह होता है, समझा? तो हमारे समाज में ऐसा ऐसा भी घटना हो चुका है, और ये बहुत हम लोग के लिए एक शर्मिंदगी का बात है, समझें? कि हम लोग धर्म के नाम पे, हम लोग जाति के नाम पे, हम लोग भगवान के नाम पे हम लोग ऐसा कर चुके हैं, और आज भी कोई कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ अगर कोई नीचा कैटेगरी वाला होगा, बड़े कैटेगरी वाला उसको समझता नहीं है, रौंद देता है, उसको रुआब दिखाता है, कहता है कि हम तुमसे बड़े हैं।
तुम्हारा हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे ऊपर ताकेगा, ऐसा होता है, समझे। आगे देखो, तो तुम कहे ना तुम भूखे मर जाओ, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो जाति का काम है वही तुम काम करोगे, ठीक। अब देखो, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा मतलब क्या, जो तुम्हारे पापा नहीं करते हो वो काम तुम नहीं करोगे। हाँ हाँ, अब यहां पर देखो, वो लघु पठन बोली यानी शॉर्ट सर्किट वाला बताई है। तो देखो, जो तुम्हारे पापा काम नहीं करते हैं वो काम तुम नहीं करोगे, तुम्हारे जो पापा काम करते हैं वही करोगे। मान लो तुम्हारे पापा कल धंसाते हैं, वही वो काम करेंगे, ठीक। पापा नहीं पढ़ेंगे तो बालक चलो। हाँ, नहीं पढ़ने की अनुमति नहीं, वही पापा। एक सेकेंड, योर पिताश्री, ठीक। भले ही वह उसमें प्रांगत हो, सुनो बोले, ए लड़का, भले तुम पढ़ने में प्रांगत हो, एकदम तुम अच्छा जानते हो, लेकिन तुमको पढ़ाने की अनुमति नहीं है। तुमको वेद शास्त्र छूने का अनुमति पहले नहीं था, समझे। हो गया, सुनो इधर। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देखो इधर, इस प्रकार पेशा मतलब परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखो यहाँ पे याद रखना कि भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से किसके लिए बना हुआ है जी, किसके आधार पर बना हुआ है, जाति प्रथा, है ना। जाति प्रथा जो है एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है, समझा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको वीवीआई कर लो या टिक कर दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से मुक्त होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा कोई महत्व नहीं रहता है। याद रखना, जाति प्रथा में कोई व्यक्ति का अपना रुचि के आधार पे काम करने का अधिकार नहीं रहता है। जो तुम्हें करने के लिए समाज ने दे दिया है वही तुम करो, उसके अलावा सोचो भी नहीं, समझें, ठीक। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या बनी नहीं जितनी कि यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास क्या है यहाँ पे जी व्यवस्था करते हैं। यानी देखो यहाँ पे बोलता है ना यहाँ पे कि आज उतना बेरोजगारी, जितना आज बेरोजगारी है उतना बेरोजगारी आज नहीं रह पाता, लेकिन ये जाति प्रथा जो है इसको आज बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है ना। मान लो कि तुमको जिस काम में रुचि नहीं है वो करेगा जी, नहीं करेगा तो अब करे के मन ना रखा तो क्या करेगा, उसको कमा कर टाली चलेगा कि है बिहान करेगा ना, ठीक। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, है ना, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जैसे मान लो कि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो तुम तेज कैसे बन सकते हो, है ना। तो वैसा चीज पढ़ना चाहिए जो तुमको मन लगे, वैसा काम करना चाहिए जिसमें तुमको
मन लगे। जिसमें मन ही नहीं लगेगा उसमें तुम कैसे पढ़ पाएगा? पढ़ाई में तो ठीक है, पढ़ाई में तो कोई भी ना मन लगता है। लगता है ना, लगता है, समझा? अब यहाँ पर देखो, जिसको नहीं मन लगता है वो भट्ठा पर दिखता है, ठीक? जिसको नहीं मन लगता है, जो लड़की के नहीं मन लगता है पढ़ाई में, वो घरे अपना हंडिया बर्तन ढूंढनावित रहती है, नहीं रोटी बेलती है। आ रोटी बेलती है, ऐसे कहती है, "हैं, सब हमारे पर कमर थोपले है।" तो पढ़ने तो सब कुछ चाहिए है। ठीक, पढ़ने वाला कर रही है लेकिन अपने मर्जी से कर रही है। अब लड़का खाना नहीं बना रहा है, बना रहा है। अच्छा ये बता, एक सेकेंड, अब हमको बता पहले, खाना बनाएगा नहीं तो खाना खाएगा कैसे? बता। आए सब मम्मी देथू। देखो इधर पहले, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। देखो कोई आर्थिक कमजोर हो, है ना, उसको मैं देखो, मान लो कोई एगो बड़ा कैटेगरी के आदमी है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जाति प्रथा जो है बहुत बड़ा एक विडंबना है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय मतलब बना देता है। यानी जो काम करने के लिए रहता है लोग, वो काम न करने पर आदमी क्या हो जाता है जी? आदमी अचेत हो जाता है और उसको करने में वो मन नहीं लगता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है ना? ये भी क्वेश्चन आता है कि लेखक जो हैं ये कहते हैं कि मतलब हम उसके विरुद्ध हैं, तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज क्या है? उसका उत्तर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। समझे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठा के तुम देखना। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, समता मतलब समान, भातृत्व मतलब भाईचारा, ठीक है, पर आधारित होगा। समझे? ये नहीं कि कोई ऊंचा हो, कोई छोटा हो, कोई नीचा हो। समझे? लेखक क्या करना चाहते हैं जी? कि मेरा उत्तर क्या होगा कि सब मेरा आदर्श समाज जो होगा वो एकदम स्वतंत्र होगा, कोई किसी से नहीं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं कि आप ये काम करेगा तो ये कीजिएगा, सब अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। समझे? समता, एकदम सब में समान अधिकार रहेगा, सब लोग एक दूसरे के भाई भाई करके पुकारेंगे, यानी भातृत्व सब में, ऊंचा हो या नीचा, सब एक दूसरे को भाई से, भाई के मतलब संबंध से वो देखेंगे। समझे? जैसे में तुम देखो छोटे कैटेगरी के जो लोग रहते हैं उसको बड़े कैटेगरी क्या कहते हैं? बूढ़ा भी हो गया आदमी, उसको भी अरे फलाना सुन इधर, अरे जाकर ही काम कर दी है, कहता है लोग ना। हम बहुत देख चुके हैं, आप भी देखे होंगे। समझे? लोग गलिया भी देता है छोटे वाला को, छोटे क्रेडिट वाला के। वही आप यहाँ बोल रहे हैं, क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व का अर्थ है भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो, है ना, हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज की ओर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसा समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में क्या जी अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी से मिश्रण की तरह भाईचारे का यही स्वाभाविक, क्या यही वास्तविक रूप है। जैसे में देखो, तुम अगर दूध को पानी में डाल दो या पानी को दूध में डाल दो, वो क्या हो जाता है जी? दूध बन जाता है, दूध का ही रूप ले लेता है, और दूध कीमती होता है ना।
वही भाईचारे का यहाँ पे कब बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वैसा ही भाईचारा होना चाहिए, कोई कहीं पे जाए सब एकदम समान हो जाए, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, समझे ना। बोल रहे हैं कि लोकतंत्र मतलब क्या, कि सब लोग एक दूसरे के समान रहें, सब में भाईचारा वाला प्रेम रहे, है ना। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन के एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, सामूहिक जीवनचर्या मतलब क्या, जितना भी सामूहिक समाज में जो भी लोग जी रहे हैं, है ना, उनके प्रति या उनके जीवन के आधार पे वो जैसे कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, क्या उनको लोग प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, क्या उनको कोई शोषित तो नहीं कर रहा है, इस सभी बात पे यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक। कि एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह अवश्य है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, है ना। यानी हम लोगों को क्या रहना चाहिए जी, एक दूसरे के प्रति एकदम सजग रहना चाहिए, एकदम सरल रहना चाहिए। अब सरल मतलब महकल वाला नहीं, सरल एकदम सम्मान रहना चाहिए, है ना। एक दूसरे में प्रेम रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तो वही एक लोकतंत्र है, ठीक। प्रेम मतलब है भाईचारा वाला प्रेम, है ना। अब वो प्रेम तुम समझ रहे हो, वो प्रेम नहीं है, ठीक। तो आज क्या हुआ जी, ये खत्म हुआ, समझे। कल अगला दिन हम इसे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बाकी ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चनों को हाँ करवा देंगे, करवा ले हैं, सब्जेक्ट करवा दिए ना, ठीक, तो हम करवा देंगे, बोर्ड पे करवा देंगे। और लगले टेस्ट भी ले लें, ठीक। चलिए आज के लिए इतना है। अब बताइए कैसा लगा।